फॉलो करो फिर सीधा ठीक है। साइलेंस प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबकी आमद का मशकूर हूँ कि आप मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाएँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब और गर्द वाक़ ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और जो आज बयान सामने आया है आज़म खान साहब का, इसमें जो हम कानूनी तौर पर समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हुकूमत वक्त के वज़रा जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस हवाले से अपना मौक़िफ़ आपके सामने और कौम के सामने पेश कर सकें। गुजारिश ये है कि साइफ़र का इशू जो है अब दोबारा उन्होंने हुकूमत वक्त में ज़िंदा कर दिया है। और इससे पहले आप सबको इल्म है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमा पेंडिंग था तो वहाँ उस वक़्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने साइफ़र का कोई जिक्र नहीं किया। और इसकी वजह ये थी कि साइफ़र का जिक्र अगर होता तो बाजवा साहब उसमें इम्प्लिकेट हो रहे थे, लिहाजा उस वक़्त उन्होंने खामोशी रखी। यहाँ आप सबको इल्म है कभी साइफ़र झूठा हो जाता है, कभी गुम हो जाता है। अलग तरतीब इन्होंने बहुत सारे बयानिए साइफ़र के हवाले से तब्दील किए। दूसरी बात ये है कि अभी मिनिस्टर इंटीरियर साहब ने ये जो स्टेटमेंट जारी की है कि जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था जो रिलीज़ किया गया। कम अज़ कम आज इनके इस बयानिए से ये इज़हार हो रहा है कि ये साइफ़र को दुरुस्त या जेन्युइन तस्लीम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि साइफ़र जो है वो कैबिनेट के सामने लाया गया, कैबिनेट ने उसको डी क्लासीफाई किया। डी क्लासिफिकेशन के बाद इसकी मिनट्स जो है तहरीर की गई। अब बात यहाँ तक मौजूद नहीं थी। 2 दफ़ा साइफ़र जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने लाया गया और जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उस वक़्त के जो यूएस में पाकिस्तान के सफ़ीर थे असद मजीद साहब, उनको जो है बुलाया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, जहां एम्बेसडर साहब ने साइफ़र के कंटेंट्स की तस्दीक कर दी। साइफ़र का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मौजूद नहीं रहा, सिर्फ NSC तक। साइफ़र जो है नेशनल असेंबली के सामने रखा गया। इसके बाद इसकी कापी जो है मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई। जब ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने वक्त में जब इनकी हुकूमत आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक़्त अपना मौक़िफ़ दिया कि हम साइफ़र के इशू पे जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। और वो मुतालबा जो है आज तक हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। अगर कोई हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पे या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पे किसी किस्म की जुर्म का इर्तिकाब हुआ होगा या कोई इलीगलिटी है या कोई ऑफिशियल सीक्रेट जो है वो तश्त-ए-ज़बाम किया गया है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑनरेबल जज जो है या जजेस या किसी भी हाई कोर्ट का जज या जज साहिबान जो इंक्वायरी कर रहे होंगे, उनके सामने तमाम शवाहिद आ जाते। और अगर इतने हाई लेवल पे ये इंक्वायरी हो जाती तो हुकूमत वक्त के इस मौक़िफ़ की बड़ी तायीद हो जाती कि वाकई जो उनका बयानिया है वो दुरुस्त है। गुजारिश ये है कि आज पाकिस्तानी कौम के सामने दोबारा ये चीज़ रख दी गई है कि डोनाल्ड लू ने उस वक़्त के सफ़ीर को ये पैगाम जो दिया था वो उस वक़्त के आर्मी चीफ के लिए दिया था, जनरल बाजवा साहब के लिए, कि जी आप हुकूमत को चलता कर दें। अब हुकूमत ने इस पे ये एक्शन लिया कि अमेरिकन या यूएस गवर्नमेंट का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं है।
पाकिस्तानी जो हैं वो अमरीकियों के बाजगुजार नहीं है। ये हमारी कौमी गैरत ये तकाजा करती है कि कोई भी बैरूनी ताकत जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को इस तरीके से इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत करने या पाकिस्तान में मिनिस्ट्रियल चेंजेस को लाए, तो ये पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की कौमी गैरत पे एक ताज़ियाना है। अब आ जाते हैं आजम खान साहब के बयान पे। आजम खान साहब अगवा होते हैं 15 जून को, शाम को घर से निकलते हैं और फिर जो है लापता हो जाते हैं। लापता होने के बाद उनकी फैमिली जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करती है। सरकारी मौक़िफ़ आ जाता है कि किसी ने उसको अगवा कर दिया है। ये अगवा की जो वारदात है ये मुसलसल तकरीबन 33 अयाम तक कंटिन्यू रहती है। 33 अयाम के बाद अचानक आजम खान साहब जो है उसके बारे में मीडिया के जरिए बताया जाता है कि आजम खान ने किसी मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश होके 164 के बयान के जरिए चेयरमैन पीटीआई को मोरीद इल्जाम ठहराया है और जो साइफर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसकी नफी। अब मैं पूरी कौम के सामने आजम खान के बयान की एनाटमी रखता हूं। नंबर 1, ये आजम खान किसकी तहवील से अदालत ले जाया गया? बात यूं नजर में नजर आ रहा है कि शायद आखिरी दफा इसको FIA के हवाले किया गया। जब FIA के पास ये था और अब ये साबित हो चुका है कि ये रियासती इदारों के पास था, तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के सामने गलत बयानी की गई। यानी इन्होंने अगवा किया था, ये वज़रा साहिबान या इनकी हुकूमत ने अगवा किया था, जो आज हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोरीद इल्जाम ठहरा रहे हैं। नंबर 1 ये वादे हैं 2 और 2। नंबर 1, आजम खान मिस्टीरियसली अचानक इनकी तहवील से बरामद होता है। आजम खान को बयान देने से पहले या बयान देने के बाद मीडिया के सामने नहीं लाया जाता है। FIR कौन सी दर्ज की गई है FIA ने साइफर के इशू पे? क्योंकि मिनिस्टर इंटीरियर ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि 161 का बयान हुआ है। 161 का बयान जो है FIR के बाद होता है। 164 का बयान जो है वो इंक्वायरी में भी रिकॉर्ड हो सकता है और FIR के स्टेज पे भी रिकॉर्ड हो सकता है। FIR कहाँ पर है? कौम के साथ क्यों शेयर नहीं की गई? या अगर कोई इंक्वायरी थी तो वो इंक्वायरी कब लॉन्च की गई? उसका क्या नंबर था? उस इंक्वायरी के हवाले से जो आपका मेन मुल्जिम है चेयरमैन PTI, कोई नोटिस आपने जारी किया है? उसका मौक़िफ़ सुना है? उनको आपने इल्जामात या जो चार्जशीट है कन्वे की है? इन सब सवालात के जवाबात नफी में है। अब इस बयान की कानूनी हैसियत पे आ जाते हैं कि इस बयान की क्या कानूनी हैसियत है। आज ये बता रहे हैं कि जी बस जुर्म साबित हो गया। तो जुर्म इस तरह साबित हो गया कि आजम खान साहब का जो बयान है वो एक असिस्टेंट कमिश्नर रिकॉर्ड करता है, जो एक इंतजामी अफसर हैं, जज नहीं है। नंबर 1 ये आप नोट करते जाए। नंबर 2, जब भी 164 का बयान होता है इसकी 2 सूरतें होती हैं, एक है इनकल्पेटरी और एक होती है एक्सकल्पेटरी। यानी एक बयान ये होता है जिसमें मुल्जिम खुद अदालत को कहता है कि हाँ जी मैं भी शरीके जुर्म था, और दूसरा बयान वो कहते हैं कि जी मैं इस जुर्म का गवाह हूं। कानूनी तौर पर हमें ये नजर आ रहा है कि वो इस बयान को सुल्तानी गवाह बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि आजम खान के इस बयान में उन्होंने जो लिखवाया है सारा मलबा जो है वो चेयरमैन PTI पर
फेंकने की कोशिश की है। अब 164 बयान के 5 बुनियादी रिक्वायरमेंट हैं और इसकी तायीद होती है आर्टिकल 10 और आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बुनियादी हक है पाकिस्तान के अवाम का कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयर ट्रायल, ये पाकिस्तान की तमाम अवाम का बुनियादी हक है। अब फेयरनेस, कोई पाकिस्तानी जो है सोच लें कि इस पूरे प्रोसेस में शख्स अगवा होता है, 33 दिन बाद रियासती इदारों की तहवील से बरामद होता है, अचानक मिस्टीरियसली किसी अननोन अदालत में नहीं, किसी असिस्टेंट कमिश्नर के पास ले जाते हैं और वो बयान लिख लेता है। बयान लिखने से पहले उस पे 5 जिम्मेदारियां हैं। नंबर 1, वो बयान लिखने से इनकार करेगा अगर उसके सामने ये बात लाई जाए कि ये जो शख्स बयान दे रहा है उसको या कोई तहरीर दी गई, कोई लालच दी गई, थ्रेट किया गया, ड्यूरेस के तहत है या टॉर्चर किया गया है। अगर ये इनमें से एक भी चीज है तो कोई बयान नहीं लिखा जाएगा। क्या उस असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ये मुनासिब था? पूरी मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान को इल्म है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो ग्रेड 22 का अफसर हैं, वो इस्लामाबाद के पोस्ट F6 सेक्टर से अगवा हुआ है और DMG अफसर हैं जिसने ये बयान कलमबंद किया है, उसको इल्म नहीं है कि ये शख्स मिसिंग है। इस शख्स के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है। इंतजामिया ने ये बयान दिया हुआ है कि ये अगवा हुआ है। सबसे पहला उसका काम था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करती कि जी वो जो गुमशुदा या अगवाशुदा शख्स वो मिल गया। नंबर 2, जब ऐसे शख्स का बयान लिखा जाता है तो उस शख्स को अदालत ये पाबंद है कि उसको पुलिस के हवाले नहीं करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी को पता है कि आजम खान साहब कहाँ हैं? अगर किसी को पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरी वाशगाफ मिसकंडक्ट का इर्तिकाब किया है उस असिस्टेंट कमिश्नर के पार्ट पे जिसने ये बयान कलमबंद किया। तीसरी बात, ये जो बयान हुआ है इसमें 364 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अगर उस पर कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है तो उस बयान की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। चौथी बात, अगर ये शरीक के जुर्म है और ये किसी दूसरे मुल्जिम के खिलाफ बयान दे रहा है तो पाकिस्तान का कानून कहता है कि कोई एक्यूज का बयान कोई भी कानूनी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रखता है, हत्ता कि ये इनएडमिसिबल है। जिसकी मैं ताज़ा तरीन मिसाल दूं, आज ही चेयरमैन PTI की जमानत ही थी, इनके खिलाफ यही केस था कि ये 9 मई के वाकयात के बाद जो लोग पकड़े गए उन्होंने, वो शरीक मुल्जिम थे, उन्होंने अपने बयानात में ये जिक्र किया कि आपकी तकरीर या आपकी उकसाने पे जो है हमने ये इर्तिकाब जुर्म किया। क्या अदालत ने ये मौकिफ माना? बल्कि आज अदालत ने कहा जी कि ये केसेस दर्ज क्यों किए हैं, कौन सी आपके पास शहादत है? अब 5वीं बात, आजम खान साहब जो है अगर ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और जुर्मदार को उसके जुर्म की सजा मिले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही चाहती है। साइफर का इशू जो है वो महदूद नहीं है एक सियासी पार्टी तक। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में बाजवा साहब की वजह से जो है उन्होंने साइफर का नाम नहीं लिया। अब जबकि उन्होंने नाम ले लिया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है FIA न करे, पुलिस न करे, क्योंकि आप अब पूरी कौम ने देख लिया है कि ये जितने भी तफ्तीशी इदारे हैं ये गमाश्तों के तौर पे इन एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। वाला फॉर्मुलेट कर दे, उस रेफरेंस में शहादत कलमबंद हो सकती है। ये तरीका पसंद नहीं है तो अगर किसी जज पे इनको इतराज है कि फलां जज साहब न बैठे, फलां जज साहब न बैठे, तो बेशक
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 गैर मुतनाज़ा जज साहिबान जो हैं उनकी कमीशन तश्कील दी जाए। अगर हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कोई भी शहादत आ जाती है तो हम ऐसे इल्जाम का अदालतों में सामना करेंगे।